Good morning, students. Welcome to your today's SS class and welcome after summer break. Today we are going to start chapter 7 of history according to your new book. The chapter name is Civilizing the Native and Educating the Nation. सिविलाइजिंग द नेटिव का मतलब है कि देश की देसी जनता, लोकल जनता यानी कि असभ्य जनता, उसको सभ्य बनाना, सिविलाइज्ड करना. एंड एजुकेटिंग द नेशन, राष्ट्र को शिक्षा देना. लोग स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर्स में हम जो देख चुके हैं या हम स्टडी कर चुके हैं कि ब्रिटिश रूल ने पेजेंट्स के ऊपर, रूलर्स के ऊपर या ट्राइबल लोगों के ऊपर या अनदर जो पब्लिक है उनके ऊपर उस रूल का क्या इफेक्ट पड़ा. बट इन दिस चैप्टर वी विल सी द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स एंड व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन द स्टूडेंट्स या एजुकेशन, राइट. क्योंकि ब्रिटिश लोग जो थे वो हमारे देश की जनता को, भारतीय जनता को असभ्य मानते थे. वो सोचते थे कि यहाँ के लोगों को रहना नहीं आता, ठीक से रहना नहीं आता, ना ही ये लोग शिक्षित हैं. ठीक है, इनके रीति रिवाज जो भी हैं या उनके जो ट्रेडिशंस हैं उनको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो टिपिकल एक सुपरस्टिशियस सी बातें या पुरानी ओरिएंटलिज्म बातों के ऊपर विश्वास करते हैं. तो उन्होंने क्या देखा, हाउ द ब्रिटिश सा द एजुकेशन. उन्होंने, ब्रिटिश लोगों ने एजुकेशन को किस हिसाब से देखा या किस तरह उन्होंने इस चीज को जज करने की कोशिश की. स्टूडेंट्स, आज जिस एजुकेशन को हम देख रहे हैं या समझ रहे हैं या हम एजुकेशन ले रहे हैं, ये आज से 200 साल पहले, 200 इयर्स पहले ये कैसे विकसित हुई या अब तक कैसे ये डेवलप हुई, ये हमने इन चीज़ों को देखना है कि उस समय कैसे धीरे धीरे करके इनमें, इस एजुकेशन में या एजुकेशन लेवल में कैसे चेंजेस आए या इनके ऊपर क्या क्या डिबेट्स हुई, ये सारी चीज़ें. तो इन सारी चीज़ों की जब इंक्वायरी होती है तो हम उसके ऊपर हम विचार करते हैं, हम उसके ऊपर सोचते हैं, या लोग जो थे वो सोचते हैं कि भारतीयों ने, इंडियंस ने जो ब्रिटिशर्स के जो थॉट्स थे, जो उनकी थिंकिंग्स थी, उनकी थिंकिंग्स के ऊपर या थॉट्स के ऊपर अपने क्या रिएक्शन दिए. ठीक है, ये सारी चीज़ें. तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा मेन टॉपिक है वो हम ये देखेंगे, द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म. ओरिएंटलिज्म किसे कहा जाता है, ये वो चीज़ होती है, इसको अगर हिंदी में अगर कहें तो ये टिपिकल वर्ड आता है प्राच्यवादी या पूर्ववासी, जो पुरानी ही बातों के ऊपर विश्वास करने वाले या देखने वाले, सोचने वाले. ठीक है, तो कई लोग ऐसे थे जो एक टिपिकल विचार, अपने थॉट्स अपने रखते थे, राइट. तो इसमें क्या था कि ये 1783 में विलियम जोन्स नाम का एक पर्सन जो था, वो पर्सन कलकत्ता आया. कलकत्ता कैसे आया, उसको भेजा गया ताकि वो जो पर्सन था, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, उस सुप्रीम कोर्ट में ये जज के रूप में, जूनियर जज के रूप में ये अपॉइंट होकर वहां पे आया था. विलियम जोन्स जो था वो कानून यानी लॉ की स्टडी में बहुत परफेक्ट था एंड लिंग्विस्ट था, क्योंकि उसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, बहुत सारी लैंग्वेजेस उसको आती थी. वो हर तरह की लैंग्वेज पढ़ सकता था, लिख सकता था. उन्हें हर तरह की, इस तरह की स्टडी की हुई थी. लैटिन भाषा थी, ऑक्सफोर्ड में ग्रीक एंड इंग्लिश, फ्रेंच, और वो अपने एक फ्रेंड के साथ मिल के अरेबियन और फारसी भाषा भी, वो पर्शियन भाषा भी वो सीख चुका था. ठीक है, तो इसलिए उसको हर चीज़ का पता था, इसलिए वो वहाँ पे जज के रूप में आया. उसके बाद जब वो क्या करता था, जब वो यहाँ आ गया तो यहाँ आके भी वो संस्कृत तो उसको आती ही थी, लेकिन उसको डीपली उसको समझना, उसके लिए वो घंटों बैठ के उनके जो विद्वान थे, संस्कृत के जो विद्वान थे, जो स्कॉलर्स थे, उनके साथ बैठ के वो उनको जानने की कोशिश करता था.
और लॉ से रिलेटेड फिलॉसफी है, पॉलिटिकल है, या मोरल एजुकेशन है, या इकोनॉमिक, जो भी ये सारी किताबें या सारा लिटरेचर, ये सारी स्टडी वो बैठ बैठ के करता था। जब देखा जोन्स ने, ये देखा कि उसने डिस्कवर किया कि जो इंटरेस्ट उसके हैं वैसे ही इंटरेस्ट जो पहले से यहाँ पर ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो हैं वो भी ऐसे इंटरेस्ट रखते हैं, वो भी इन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। उनमें से कौन थे मेन जो थे, वैसे वो कॉलब्रुक थे। उनमें से हेनरी थे, टॉमस कॉलब्रुक थे, नेथनियल थे, हॉलैंड हेड थे, ये सारी भाषाओं को जानते थे। लेकिन उनको क्या था, वो ये जानते थे कि वो ट्रांसलेट करना चाहते थे जो इंडियन टेक्स्ट थे सारे, और ओल्ड इंडियन जो हेरिटेज, जो प्रॉपर्टी थी, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी थी यानी हेरिटेज, उसको वो क्या लेते हैं, वो मिल के उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एक उन्होंने स्थापित की, एस्टैब्लिश किया। और एशियाटिक रिसर्च नाम की उन्होंने एक जर्नल निकाली, पत्रिका जिसे बोला जाता है, मैगजीन टाइप, वो उन्होंने उसको पब्लिश किया उस, ठीक है। जोन्स और कॉलब्रुक ने भारत के जो उसके जो भारत की जो चीज़ें थी उनके लिए उनका एक अलग से एटीट्यूड था, पॉजिटिव भी था, और लेकिन एक अपना अलग एटीट्यूड रखते थे। जो बाकी लोग सोचते थे उनसे वो डिफरेंट थे, राइट। तो इंडिया और वेस्ट दोनों की जो ट्रेडिशंस थे उनके प्रति वो काफ़ी रिस्पेक्ट रखते थे। वो मानते थे कि जो एंशियंट कल्चर है वो अपने ग्लोरी जो उसकी थी, वो ग्लोरियस पास्ट था, वो अब खो चुका है, डिक्लाइन हो चुका है, उसे वापस लाना पड़ेगा, तभी हम इंडिया को जान पाएंगे। सबसे मेन बात जो उन लोगों की थी, जो ब्रिटिशर्स की थी, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ आके इस्टेब्लिश किया था, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे ना बेटा, वो लोग सोचते थे कि इन लोगों को हम सभ्य बनाएंगे, सिविलाइज्ड करेंगे, तो तभी हम यहाँ पे अपने आप को स्थापित कर पाएंगे, तभी हम अपना सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बढ़ा पाएंगे। अपनी चीज़ों का उन्होंने बहुत ज़्यादा वैल्यू बताई लोगों को कि इस तरीके से बाहर की चीज़ें खरीदो, यानी इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, वो अपनी चीज़ों को बहुत वैल्यूएबल मानते थे। उनका खाली मकसद ये नहीं था कि हम इंडिया की जो ज़मीन है या इंडिया की लैंड है उसके ऊपर राज करना या खाली इनकम के ऊपर। उनका मतलब ये था कि यहाँ के इंडिया की हर छोटी छोटी हर बारीकियों को जानने का उनका इंटरेस्ट था। सो दैट्स वाई उन्होंने एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया और यहाँ के लोगों को पढ़ाने के ऊपर, एजुकेशन देने के ऊपर उन्होंने। लेकिन इसमें से फिर कई लोग ऐसे थे जो ओरिएंटलिस्ट थे, वो नहीं मानते थे इन बातों को, ठीक है। तो वो पुराने जो ओल्ड जो लिखे हुए जो ग्रंथ थे, हमारे जो पुराने जो लिटरेचर था, उनको उनका कहना था, ये कोलब्रुक और जोन्स का, कि उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदुओं और मुसलमानों के जो मेन उनके जो थॉट्स होते हैं, जो उनके विचार होते हैं, थिंकिंग्स होती हैं, उनको तभी समझा जा सकता है जब हम उनसे अपना एक अच्छा व्यवहार रखेंगे, हम अच्छा उनके साथ बिहेव करेंगे। तो जोन्स और कॉलब्रुक ने दोनों ने क्या करके ओल्ड एंशियंट ग्रंथों को ढूंढने का, उनको ट्रांसलेट करने का, उनको समझने का, लोगों तक पहुंचने का, इस कहते हैं ना, इस रिजल्ट्स पर पहुंचने के लिए उन्होंने लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। उन्हें बिलीव था कि हम ये काम कर पाएंगे और इस चीज़ को सीखने में, इस चीज़ को लर्न करने में इंडियंस हमारी हेल्प करेंगे, अगर हम दोबारा से उनको ये विश्वास दिला सकें कि हमारी जो खोई हुई जो ग्लोरी है, खोया हुआ जो पास्ट है, उसको वापस दिलाने में हम मदद करेंगे, या ये चीज़ें हम ग्लोरी को वापस लाने में, एक अच्छा पास्ट जो लुप्त हो चुका है उसे वापस लाने में हेल्प होगी, ठीक है। उनके इन सारे जो प्रयास थे, उनके जो सारे ये कोशिशें कर रहे थे वो, तो बहुत सारे कंपनी के जो अधिकारी थे, जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जेक्ट भी किया बहुत ज़्यादा। सभी लोग उसके फेवर में नहीं थे। उनका कहना ये था, जो दूसरे लोग थे, कि अगर इंडियन लिटरेचर को, इंडियन एजुकेशन को ही मतलब वो देना चाहिए,
प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों ने समझी। लेकिन उनमें से कई अधिकारी ऐसे भी थे, कई ऑफिशियल्स ऐसे भी थे जो ये कहते थे कि हिंदू और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जो जिससे वो जानकार हैं, जिसके वो नॉन में हैं, जो उनकी समझ में आ सकता है। अगर हम उनको अनदर शिक्षा देंगे, अनदर एजुकेशन देंगे, तो शायद वो चीज़ नहीं आ पाए। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये था कि अगर हमने भारतीयों के दिलों में जगह बनानी है, उनके मन को, हमने दिलों को जीतना है, हमने यहाँ पे अच्छे से रहना है, तो हमें वही करना पड़ेगा जो वो लोग चाहते हैं। तो मतलब एक कहते हैं ना, उनका कहना था कि अगर उनको अलग से शिक्षा देंगे, अब आप लोग ही देखिए, अगर आप लोगों को स्कूलों में फ्रेंच पढ़ानी शुरू कर दी जाए, अनदर जर्मनी भाषा पढ़ानी शुरू कर दी जाए, तो आप लोग इंटरेस्ट नहीं लोगे, क्योंकि इंडियन लैंग्वेज या इंडियन स्टडी तो इंडियन है ना, तो कैसे उसको मैनेज कर पाएंगे। तो फिर उनका कहना यह था कि ऐसा ना हो कि अपने ही देश में एक अलग से नेटिव जो है, एक अलग से वो मानना, अजनबी स्ट्रेंजर्स मानना शुरू कर दें अपने आप को। ठीक है, तो इस तरीके से 1781 में उन्होंने कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की। मदरसा वो होता है जहाँ पर अरबी भाषा या मुस्लिम लोग जो हैं वो वहाँ पे एजुकेशन दी जाती है, उर्दू और अरेबियन भाषा सिखाई जाती है। उसके बाद 1791 में उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की, हिंदू कॉलेज उन्होंने स्थापित किया। ठीक है, और उसके बाद वो उन्होंने ओल्ड जो पुराने जो संस्कृत ग्रंथ थे उसकी शिक्षा दी जाने की, और देश के रूलिंग को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए उसमें से उनको हेल्प मिलती। उन्होंने ये सोच के इन चीज़ों को, लेकिन सारे जो ऑफिशियल्स थे वो इस चीज़ के इसमें हेल्पफुल नहीं थे, वो सारे एग्री नहीं थे, वो सारे नहीं मानते थे कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बेटा आता है ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट का मतलब है कि पूर्व में की गई एक भारी गलतियां, वो गलतियां कौन सी थी या एरर्स कौन से थे उस समय। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि अर्ली 19th सेंचुरी में मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स बिगन टू क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिज्म के ऊपर टॉपिक है ना। ओरिएंटलिस्ट कौन थे? जो पुराने ही बातों के ऊपर बिलीव करते थे या उन्हीं को ही चलाने की कोशिश करते थे। तो 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो ओरिएंटलिज्म की जो सोच थी, लोगों की जो सोच थी, उसको क्रिटिसाइज करते थे। ठीक है, और दे सेड दैट द नॉलेज ऑफ ईस्ट वाज फुल ऑफ द एरर्स। वो कहते थे कि जो ईस्ट की जो नॉलेज है ना वो एरर्स से भरी हुई है, गलतियों से भरी हुई है, उनमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं हैं, ऐसा सोचते थे वो लोग। तो उन्होंने क्या किया, ओरिएंटलिज्म के ऊपर सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म करने वाले जो पर्सन थे, जो मेन पर्सन थे, वो जेम्स मिल थे। वो सबसे पहले अटैक करते थे इस चीज़ के ऊपर। उनका ये विश्वास था, ये बिलीव था उनका कि अंग्रेजों को, जो मतलब ब्रिटिशर्स को, यानी कि जो लोकल जनता है, देसी जनता है, नेटिव्स हैं, उनको खुश करने के लिए, उनका दिल जीतने के लिए, या जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं के हिसाब से अगर वो ध्यान रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए, एजुकेशन नहीं देनी चाहिए कि अगर हम जो वो चाहते हैं वही दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी सोच में, उनकी जो थॉट उनके जो थे, उनकी जो थिंकिंग्स थी, उसमें ये था कि इनको टेक्निकल बातें, यूजफुल बातें बताई जानी चाहिए, प्रैक्टिकल बातें बताई जानी चाहिए। सो द इंडियंस शुड बी मेड फेमिलियर विद द साइंटिफिक एंड द टेक्निकल एडवांसेस दैट द वेस्ट हैड मेड rather than the poetry and the skird literature of the orient। उनका कहना यह था कि तभी वो सीख पाएंगे, प्रैक्टिकल बातें सीख पाएंगे, अगर हम उनको नई चीज़ें सिखाएंगे तो 1830 में जो ओरिएंटलिस्ट का जो अटैक था वो तेज हो गया, शार्पर हो गया, उनका अटैक तीखा हो गया। उनमें से क्या था, थॉमस बेबिंगटन मैकले जो थे, थॉमस बेबिंगटन मैकले, ये जो थे ये क्या थे, मेन जो होते हैं ना, क्रिटिक्स होते हैं, वो थे। उनके मेन इन्फ्लुएंशियल उनके विचार होते थे। वो देश को क्या, ये थॉमस बेबिंगटन मैकले जो थे वो इंडिया को एक अनसिविलाइज्ड
देश मानते थे, असभ्य देश मानते थे। और उनका कहना ये था कि इनको सभ्यता का, सिविलाइजेशन का पाठ पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको टीचिंग्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेसन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैकाले के अकॉर्डिंग टू मैकाले, ईस्टर्न नॉलेज जो है ना, एक और देखो वो उनकी सोच क्या थी, थॉमस मैकले की, उनकी सोच ये थी कि ईस्टर्न जो नॉलेज है ना वो एक मतलब डेवलपमेंट के स्टेप पे नहीं है। मैकले का कहना था कि हमारे यूरोपियन जो लाइब्रेरी है ना, उस लाइब्रेरी की एक शेल्फ इंडिया के पूरे लिटरेचर को, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं यहाँ, इनके जो भी ईस्टर्न नॉलेज भरी पड़ी है, वो एक शेल्फ इसके बराबर है। यानी उन्होंने हमारे जो इंडिया की जो लिटरेचर था या जो किताबें थी या जो धार्मिक ग्रंथ थे, उसको छोटा बता दिया। ठीक है, तो यहाँ ये मतलब उन लोगों ने एक इक्वल उन्होंने कर दिया कि ऐसा होना चाहिए। तो इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, वो ओरिएंटलिज्म जो नॉलेज थी, उनका कहना ये था कि इसके ऊपर पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, मनी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर पैसा खर्च करेंगे तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वेस्टिंग द पब्लिक मनी इन द प्रमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग फॉर इट वाज ऑफ नो प्रैक्टिकल यूज, इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है, उनका कहना ये था। तो उनको लास्ट में क्या हुआ, द ग्रेट एनर्जी एंड द पैशन मैकले। अब इसके वो कहते थे कि इन्हें एक अच्छी ज़रूरत से, यानी एनर्जेटिक चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है, इंग्लिश ज्ञान देने की ज़रूरत है, उनको नए लिटरेचर पढ़ाने की ज़रूरत है, नई वेस्टर्न जो साइंस है या फिलॉसफी है, इन चीज़ों से उनको लर्निंग देने की ज़रूरत है। ऐसी बातें वो लोग सोचते थे। मैकाले मिनट्स एक पेज नंबर 98 पे आपको मिलेगा। मैकाले मिनट्स में उन्होंने क्या किया, एक एजुकेशन एक्ट पास किया गया 1835 में, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास किया गया। इसमें क्या बताया गया कि पूरे इंडिया में जहाँ पे भी सारी इंग्लिश शिक्षा ही दी जाएगी, इंग्लिश एजुकेशन ही दी जाएगी। और ये एक फैसला ले लिया गया, डिसीजन ले लिया गया कि इंग्लिश को ही हायर एजुकेशन ही जो मीडियम बना दिया जाए। कलकत्ता में मदरसे में, बनारस में संस्कृत कॉलेज में, और ओरिएंटलिस्ट जो एजुकेशन सेंटर्स थे उनको प्रमोट ना किया जाए, और इन संस्थानों के ऊपर, इन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो थे वो उन्होंने ये कहा कि ये टेम्पल्स ऑफ द डार्कनेस की उन्होंने ये टाइटल दे दिया कि ये बिल्कुल भी किसी तरीके की भी अच्छी शिक्षा देने वाले नहीं हैं। तो इंग्लिश में ही फिर उन्होंने जो इनकी जो बुक्स थी जो प्रिंट करवानी शुरू कर दी थी, मीडियम ही इंग्लिश कर दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद आपका टॉपिक आता है एजुकेशन फॉर द कॉमर्स। एजुकेशन फॉर द कॉमर्स होता है व्यवसाय के लिए शिक्षा देना। व्यवसाय इन द मीन्स के बिजनेस कैसे चलाया जा सकता है, सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये सारी चीज़। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी, द कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन सेंट एन एजुकेशनल डिस्पैच। अब इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने एक डिस्पैच भेजा जिसका नाम रखा गया, एक नोट जिसे कहा जाता है, नोट भेजा जिसका नाम रखा गया चार्ल्स वुड्स के नाम से ये नोट जारी किया गया, एक डिस्पैच भेजा गया। वो एक नीति पत्र हम उसको कहते हैं, जर्नल इन इंडिया, इशूड बाय द चार्ल्स वुड, द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब इसमें क्या दिया गया कि भारत में होने वाली, जो लागू की जाने वाली, यानी कि इम्प्लीमेंट की जाने वाली जो रूपरेखा है, जो एजुकेशन की जो पॉलिसी है, उसको इन्होंने क्लियर करते हुए ये कहा गया कि ओरिएंटलिज्म का जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसकी जगह पर यूरोपियन एजुकेशन को अपनाने की ज़रूरत है, यूरोपियन एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, यानी उन्होंने उसी से ही उनको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, ये एक डॉक्यूमेंट्स, ये प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ द डिस्पैच पॉइंटेड वाज इकोनॉमिक यूरोपियन लर्निंग। इट सेड would
अनेबल टू इंडियंस टू रिकॉग्नाइज द एडवांटेजेस। उनका कहना ये था कि इसके जो ये जो डिस्पैच आया था, ये जो डॉक्यूमेंट्स आए थे, इनके अकॉर्डिंग जो यूरोपियन एजुकेशन है उसके भारतीयों को, इंडियंस को कॉमर्स का, इकोनॉमिकली जो उसको कहते हैं ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉमर्स में बेनिफिट देने वाली ये शिक्षा बनेगी, रिसोर्सेज को समझने वाली शिक्षा बनेगी। तो इनमें इनको इंटरेस्ट लेना चाहिए। और ब्रिटिश चीज़ों की जो थी ना, गुड्स की, जो वहाँ पे बनने वाली गुड्स थी, उनकी डिमांड बढ़ेगी। और यहाँ से जो लोग यूरोप में बनी हुई चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, उनका यूज़ करेंगे और उनको ख़रीदना शुरू कर देंगे, उनको बाय करना शुरू कर देंगे, उनकी शॉपिंग शुरू कर देंगे। यानी जैसे हम लोग आज सोचते हैं ना कि इम्पोर्टेड चीज़ें, तो वो ऐसे उन लोगों ने अपनी चीज़ों का दबदबा यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ से सोर्स ऑफ इनकम उनका बहुत ज़्यादा होने लगा था। तो वुड्स डिस्पैच में एक ये भी एक जिसे कहते हैं आर्ग्यू किया गया, एक तर्क दिया गया उसमें कि यूरोपियन शिक्षा से ही भारतीयों के अंदर मोरल एजुकेशन भी आएगी, उनको रहने सहने का ढंग आएगा, वो ऑनेस्ट ट्रूथफुल बनेंगे, सच बोलने वाले बनेंगे और एक ईमानदार पर्सन्स बनेंगे और भरोसेमंद कर्म जो वर्कर्स होते हैं फिर उसकी कमी नहीं रहेगी। यानी विश्वास वाले, फेवरेबल, लॉयल जो वर्कर्स होते हैं उनकी कमी नहीं रहेगी। तो इन डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग जो ईस्ट का जो साहित्य है, जो लिटरेचर है, उसके जो उनका कहना था कि एरर्स से भरा हुआ है, भरा पड़ा है। यह ना तो लोगों को कोई काम के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जगा सकता है, ना उनको बता सकता है कि, ना वो उनको इतना परफेक्ट बना सकता है कि काम कैसे करना चाहिए। कोई छोटा मोटा काम कर रहा है तो वो उसी में ही खुश है। यानी लोगों में डेवलपमेंट करने की कोशिश की गई। 1854 में इस डिस्पैच के बाद जो थे अंग्रेज़ लोग जो थे, उन्होंने एक बहुत ही अहम जो स्टेप्स हैं वो उन्होंने उठाए। और उसके बाद उन्होंने 1857 में मेरठ और दिल्ली में जो सोल्जर्स थे, जब उन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया था, तब कलकत्ता और मद्रास और बम्बई में यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना हो गई, यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश कर दी गई। और स्कूल एजुकेशन में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने की कोशिश की। तो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो।